तो आईटीडीसी में 8 स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं और 18 अन्य यूनिट्स हैं जो इन स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को सपोर्ट करती हैं। कि लबासना ने, जो हमारा ट्रेनिंग एकेडमी है, उसने पहली बार प्रोबेशनर्स का अटैचमेंट आईटीडीसी में रखा कि आपका एक्सपीरियंस ऑथेंटिक हो, भारत का एक्सपीरियंस हो, बट जो स्टैंडर्ड हो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड हो। आज मेरे बाद जो है 4 नई पीढ़ियां आ गई हैं, है ना, जेन जी आ गई है, मिलेनियल्स हैं, है ना, अल्फा बीटा भी पैदा हो गए हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी भाषा में बात कर सके, वो जो चीज़ चाहते हैं हम अपने एसेट्स को उनकी तरह से पेश कर सकें। अभी लास्ट 10 सालों में 13,900 करोड़ रुपया खर्च किया गया है हमारे डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के लिए। आजकल बहुत सारे होटल्स में ऑप्टिमम स्लीप टूरिज्म भी चल रहा है। ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म जो है वो 10% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, और एम्प्लॉयमेंट में भी उसका 10% कंट्रीब्यूशन है। Our guest today is India's one of most dynamic and impactful civil servants. She doesn't just manage, she transforms. Today, she is the face of Indian travel and hospitality. Please join me in giving a very warm welcome to the Managing Director of Indian Tourism Development Corporation, ITDC, Ms. Mugdha Sinha. She is 1999 batch Rajasthan cadre IAS officer. Welcome to Indian Masterminds. नमस्कार, थैंक यू। मैम, थोड़ा सा कॉमन मैन के लिए बताइए कि आईटीडीसी अभी तक जो प्रॉपर्टीज आप होटल्स वगैरह मैनेज करते थे, तो अभी आईटीडीसी का क्या रोल क्या है? बहुत अच्छी बात है कि आईटीडीसी जो है इस वर्ष 60 साल कंप्लीट करने जा रहा है ना। आईटीडीसी की जब हम आम परिचर्चा में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अशोक होटल, है ना, और उसके बाद आईटीडीसी क्या है लोगों को पता नहीं है। और मुझे बहुत गर्व और खुशी की बात है ये बताने में कि जिस तरह से आईटीडीसी 60 वर्ष इस बार कंप्लीट कर रहा है 2026 में, उसी तरह से अशोक होटल जो है वो 70 वर्ष कर रहा है। ये एक विडंबना आप लोगों को लग सकती है, बट भारत के आज़ाद होने के 9 वर्षों में 1956 में जब यूनेस्को की जनरल असेंबली, 9th जनरल असेंबली के लोगों को यहाँ होस्ट करना था, तब ये 1956 में होटल को तैयार किया गया। उसके बाद एशियाड गेम्स आए जिसमें इसको जो है 1980 में इसको बढ़ाया गया, और उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम्स आए जिसमें इसका सौंदर्यीकरण किया गया। तो हमारा एक कह सकते हैं अशोक होटल का जो है चोली दामन का साथ है इंटरनेशनल इवेंट से। अब 2036 है, बहुत बड़ा ओलंपिक गेम्स आने वाला है। आईटीडीसी को अगर देखें तो आईटीडीसी जो है उसकी परिकल्पना कुछ इस तरह से की गई थी कि 3 कॉरपोरेशंस थी जिनका विलय करके एक कॉरपोरेशन बनाया गया। ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की 3 अलग अलग कॉरपोरेशंस थी। उनसे 1966 में 66 में जो है वो आईटीडीसी बना। 1970 में अशोक होटल का विलय आईटीडीसी में कर दिया गया। अगर हम आज की तारीख में देखें तो आईटीडीसी में 8 स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं और 18 अन्य यूनिट्स हैं जो इन स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को सपोर्ट करती हैं। तो आईटीडीसी केवल अशोक होटल नहीं है ना। जी जी। आईटीडीसी जो पूरा ये स्पेक्ट्रम है इस इंडस्ट्री का, जिसको हम ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, उसमें 360 डिग्री पूरे उस स्पेक्ट्रम को कवर करता है, और ये बहुत सारे अन्य जगहों पे नहीं होता। अगर आप बाकी होटल्स देखें तो वो केवल होटल्स हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स देखें तो वो केवल ट्रैवल पोर्टल्स हैं, उनके पास होटल्स नहीं, उनको अलग से इंटीग्रेट करना पड़ता है। हमारे पास एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम है। अब बात करते हैं कि इनमें क्या स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं। होटल डिवीज़न एक डिवीज़न है जिसमें हमारे अशोक है, दिल्ली में सम्राट है हमारा, उसमें हमारा अशोक पुडुचेरी है ना, हमारा अशोक कलिंगा है भुवनेश्वर में। हमने बैंगलोर में वो हमारा जेवी है कुमारकूपा, जिसकी बात आप कर रहे हैं बैंगलोर में, वो हमारा खुद का ओन्ड नहीं है, वो हमारा जेवी के हिसाब से चलता है। वो हमें प्रॉफिट अक्रू करके देता है, सरकार को डिविडेंड पे करता है। होटल डिवीज़न के अलावा होटल के साथ ही एक केटरिंग डिवीज़न भी है, जो ताज रेस्टोरेंट हमारा वेस्ट गेट पे है, ताजमहल में आगरा में, वो हमारा रेस्टोरेंट है जो केटरिंग करता है। उसके अलावा पार्लियामेंट है, हैदराबाद हाउस है, विज्ञान भवन है, वेस्टर्न कोर्ट है। ये सब हमारी केटरिंग यूनिट्स हैं जो इन सब का केटरिंग करते हैं। आपको पता ही ये सब बहुत ही उच्च ये कह सकते हैं कि द पावर हाईएस्ट ऑफ एंड द क्रीम डेला क्रेम जो हैं उनको हम सर्व करते हैं पैन इंडिया। इसके अलावा होटल और केटरिंग और रेस्टोरेंट डिवीज़न के अलावा हमारा जो है
हमारा अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स है जो आपको टिकटिंग करता है, उसके अलावा आपको ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन करता है, और अभी हमने हाल ही में इसमें कुछ और सर्विसेज भी जोड़ी हैं, वीज़ा सर्विसेज जोड़ी हैं, पोस्टल सर्विसेज हमने जोड़ी हैं। उसके अलावा हमारा अशोक कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग विंग है जो हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इल्यूमिनेशन ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, साउंड एंड लाइट ऑफ मॉन्यूमेंट्स, है ना, चाहे वो एएसआई के हों, चाहे स्टेट के हों, चाहे प्राइवेट हों। अभी हमने गार्डन इल्यूमिनेशन, आपको अगर अपने कहीं पर भी इंटीरियर डिज़ाइन करना है या आपको रेस्टोरेंट्स का डिज़ाइनिंग करना है, एम्पी थिएटर करना है, तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ भी इस अशोक कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग डिवीजन में है। इसके अलावा हम देखें हमारा ड्यूटी फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस 1968 में अशोक ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले भारत में। अब तो बहुत प्लेयर्स आ गए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोगों का एक्सपर्टाइज ग्रो कर गया, बट हम जो हैं वो 10 सी पोर्ट्स पर और एक एयरपोर्ट वाइजाग में जो है हमारा ड्यूटी फ्री एक्सपीरियंस भी हमारा चलता है। उसके अलावा हमारा अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी है जो सम्राट से ऑपरेट करता है, उसका कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में भी एक स्पेस है। तो जितना इस हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, चाहे वो फ्रंट डेस्क हो, किचन प्रोडक्शन का काम हो, हाउसकीपिंग का काम हो, है ना, केटरिंग के बारे में शिक्षा हो, ये सारी चीज़ें, शेफ्स को ट्रेन करना हो, वो सारा हमारा, वो भी हमारे पास अपना खुद का इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा हम स्किल मंत्रालय से हमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज मिलते हैं, अभी हमने IHM अशोक के माध्यम से जो है अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ को ट्रेन किया है, तो ये भी एक हमारा बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है। इसके अलावा हमारा अशोक इवेंट्स, हम लोग 350 इवेंट्स जो हैं पूरे साल में लगभग करते हैं, और चाहे वो भारत मंडपम में हो, चाहे वो अभी जैसे हमने पूरे इंडिया भर में अलग अलग प्रदर्शनियाँ करी हैं। उसके अलावा हम एक प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़र, मतलब माइस इवेंट्स जो होते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया में मीट इन इंडिया करिए, वो इवेंट्स भी हमारा अशोक इवेंट्स जो हमारा एक वर्टिकल है वो करता है। इसके अलावा हमारा अशोक मार्केटिंग और अशोक PR एजेंसी भी है। अभी तो हम अपने लिए ही कर रहे थे, बट अब हमारे पास आ गया कि हमारी ब्रांड पोजीशनिंग करो, हमारे पिचेस करो, हमारे मीडिया प्लान्स बनाओ, तो वो भी एक हमारा कमर्शियल यूनिट है। ये तो हमारे हो गए वो 8 बिजनेस स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। इसके अलावा हमने, मेरे आने के बाद हमने एक बिजनेस इनसाइट्स डिवीज़न किया है जो डेटा एनालिटिक्स करेगा, वो डिवीज़न हमने एक नया खड़ा किया है जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे 10 और यूनिट्स हैं जो हमारा ह्यूमन कैपिटल, मतलब HR हमारा बहुत बड़ा, क्योंकि इतने सारे लोग होटल में काम करते हैं, बाकी अन्य वर्टिकल्स में काम करते हैं, उनके लिए हमारा HR डिवीज़न है। इस HR डिवीज़न के अलावा हमारा बहुत बड़ा एक लिटिगेशन विंग है जो सब तरह का ड्राफ्टिंग, लीगल, ये सारे काम जो देखता है, क्योंकि होटल का अगर काम देखें या कोई भी हमारे वर्टिकल का काम देखें, सब कॉन्ट्रैक्ट में उनकी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, द क्रक्स सब उसमें छुपा हुआ है। तो ये हमारा मोटा मोटी जो है वो ITDC है। सो ITDC इज़ बियॉन्ड हॉस्पिटैलिटी, इट इज़ ट्रैवल, टूरिज़्म एंड ऑल इकोसिस्टम। अब हम एक्सपीरियंसेस को बनाने में भी काम कर रहे हैं। अभी एक हमारा बहुत बड़ा कमेमोरेटिव फंक्शन होगा, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो सब भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं? हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है बताते हुए 2 चीज़ों का, कि लबासना ने, जो हमारा ट्रेनिंग एकेडमी है, उसने पहली बार प्रोबेशनर्स का अटैचमेंट ITDC में रखा, तो कि उनको पता चले कि ITDC में कैसे काम होता है। हमने उनको 27 दिसंबर 2025 को होस्ट किया था यहाँ पर, और ITDC के बारे में जैसे मैं आपको बता रही हूँ आज आपके दर्शकों के लिए, उसी तरह से हमने जो यंग IAS प्रोबेशनर्स हैं फेज़ 1 के 2025 बैच के, उनको हम लोग ने यहाँ पर ITDC के साथ उनका अटैचमेंट हुआ। तो इतने ढेर सारे बिजनेसेस में कैसे आप बैलेंस कैसे करते हैं कि सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे है? और देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, ये लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के बारे में। आजकल स्टैंड अलोन कोई भी चीज़ें नहीं हैं, है ना। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक बहुत चीज़ कहते हैं, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, है ना। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब है कि ये सब, क्योंकि ये जो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उसके बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, है ना। उन मूविंग पार्ट्स में जब आप खुद देखिए, आप भी ट्रैवल करते हैं, आप भी टूरिस्ट हैं, मैं भी टूरिस्ट हूँ, आप भी ट्रैवलर हैं, तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें सबसे पहले ट्रैवल करने के लिए एक आइटिनरी चाहिए होती है, एक टिकट चाहिए होती है कहीं जाने की, हम किस रेलवे से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, क्रूज़ करेंगे, है ना, हमें टिकट चाहिए होती है। टिकट करने के बाद हमें एक होटल बुकिंग चाहिए होती है, फिर हमें साइट सीइंग के एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं।
अगर हम बहुत लंबे लंबे आइटिनरीज बना रहे हैं, दूर जगह जा रहे हैं, तो हमें एक हैंड होल्डिंग के लिए एजेंसी चाहिए होती है। हम अपनी ज़िंदगी में वेडिंग करते हैं, वेडिंग प्लानर्स चाहिए होते हैं, अकोमोडेशंस चाहिए होते हैं, डेकोर चाहिए होता है। तो एक किसी भी फंक्शन के आगे या किसी भी इवेंट या किसी भी ट्रैवल के पीछे बहुत सारा एनेबलमेंट पीछे होता है ना, बहुत सारे फैसिलिटेशंस पीछे होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री 2 चीज़ कहते हैं ट्रैवल के बारे में। वो कहते हैं ट्रैवल फॉर लाइफ, मतलब इस तरह से आप ट्रैवल कीजिए कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस बनी रहे। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए आपकी आइटिनरी कैसे सस्टेनेबल हो, वो सब चीज़ें हम करते हैं, है ना। इसीलिए सारे ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं सब जुड़े हुए हैं। कोई कॉन्फ्रेंस के लिए आता है तो उसको माइस में देखते हैं, वो अशोक में ठहरता है, सम्राट में ठहरता है, कलिंगा जाता है। तो ये सब जो जुड़े हुए पार्ट्स हैं, उनमें हमें अपना बिजनेस किस तरह से करना है, एक का जुड़ाव दूसरे की तरह कैसे होगा, ये हमारा जो है प्रोग्रामिंग होती है। और इसके लिए हमने अपने बहुत सारे मैनुअल्स लिखे हैं। प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, कैसे पेश करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, क्रीचर कंफर्ट्स कैसे देने हैं। तो आइडिया ये है बेसिकली आईटीडीसी के पीछे कि आपका एक्सपीरियंस ऑथेंटिक हो, भारत का एक्सपीरियंस हो, बट जो स्टैंडर्ड हो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड हो। मतलब एक्सपीरियंस तो ऑथेंटिक इंडियन एक्सपीरियंस हो, एकदम भारतीय, क्योंकि हमारी कला संस्कृति हो, हमारी जो धरोहर है, वो उसी की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, है ना। जो हमारी मनवार है, जो आतिथ्य है हमारा, अतिथि देवो भव हम कहते हैं। पुराने ज़माने में हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते थे कि द होल यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड इज़ वन। तो वो सब चीज़ों को देख के ही लोग इंडिया आते हैं, बट उनको इन सब चीज़ों के साथ साथ में एक कंफर्ट चाहिए। हमारा देखो हेरिटेज, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि राजस्थान में जो हेरिटेज टूरिज़्म है उसकी जो पराकाष्ठा है, आई थिंक वो राजस्थान में आप देख सकते हो। लग्जरी टूरिज्म आप देख सकते हो, है ना। तो आदमी चाहता है कि मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, है ना, और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिले, बट मेरे हिसाब से हो। तो आजकल ट्रैवल टूरिज्म काफ़ी कस्टमाइज्ड हो गया है, काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो गया है, और टेक एनेबलमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं आईटीडीसी में, बिकॉज हमारा 70 साल का इतिहास है अशोक में और 60 साल का आईटीडीसी में है, तो हमारे पास लेगेसी तो बहुत रिच है, बट दुनिया बाहर बदल चुकी है काफ़ी। उसमें डेटा इंसाइट्स बहुत ज़रूरी हैं। और जिन क्लाइंट्स को हम सर्व कर रहे हैं, मैं जेनेक्स हूँ, है ना, आज मेरे बाद जो है 4 नई पीढ़ियाँ आ गई हैं, है ना। जेन जी आ गई है, मिलेनियल्स हैं, है ना, अल्फा बीटा भी पैदा हो गए हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी भाषा में बात कर सके, वो जो चीज़ चाहते हैं हम अपने एसेट्स को उनकी तरह से पेश कर सकें, उनको समझा सकें। अभी मैं आज कुछ एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि लास्ट फिगर्स में बिजनेस इज डाउन, है ना, डबल डिजिट्स में बिजनेस इज डाउन, फॉर द सिंपल रीज़न कि वो जो सिटी कंसीव की गई थी वो उन लोगों के लिए की गई थी जो बेबी बूमर्स थे, जेनेक्स थे हमारी तरह से। बट आजकल का जो मिलेनियल है उनको मीनिंग चाहिए, है ना, मटीरियलिटी नहीं चाहिए उनको। तो लास्ट वेगस में बुकिंग्स डाउन है। तो हमें भी अपने ऑडियंस को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन ऑडियंस के लिए हम कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं, हम क्या सर्विस में दे सकते हैं उनको, क्या नए एक्सपीरियंसेस हम अशोक में क्रिएट कर सकते हैं, आईटीडीसी के डिफरेंट वर्टिकल्स में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेक एनेबलमेंट कर सकते हैं, कैसे डेटा इंसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रकार के पॉलिसी इंटरवेंशंस करने को। आई थिंक वो काम जो है हम आईटीडीसी में अभी कर रहे हैं। मैम, आप टूरिज्म में भी काफ़ी टाइम रहे हैं, आपने टूरिज्म प्रमोशन के लिए काफ़ी काम किया। तो लेकिन हम देखते हैं कि छोटी छोटी कंट्रीज दे आर अट्रैक्टिंग मोर टूरिस्ट देन इंडिया, वेयरएज हमारे पास प्रिस्टीन बीचेस हैं, स्नो क्लेड माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, राफ्टिंग से लेके सारी चीज़ें, डिजर्ट्स भी हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मॉन्यूमेंट्स हैं। उसके बावजूद, कितना सब होने के बावजूद, छोटी कंट्रीज भी हमसे ज़्यादा टूरिस्ट कैसे अट्रैक्ट देखो, ऐसा नहीं है। आज अगर आप देखो तो अगर आप बात करो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स की, तो हम ऑलमोस्ट जो हैं 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हमारे आते हैं। अगर आप इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स की देखो तो ऑलमोस्ट डबल द नंबर है, 20 मिलियन लोग आज हमारे इंडिया में आते हैं। और अगर आप देखो कि जो काम हमारा पिछले साल, आपको कुंभ महाकुंभ का तो पता ही है, मैं टूरिज्म में थी तो वहाँ हमने आईटीडीसी ने टेंट्स लगाए थे, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी एग्जीबिशंस लगाई थी। 65 करोड़ पीपल, है ना, वो कुंभ में स्नान करने आए थे। आप अगर जो सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट्स बने हैं, बिकॉज वो हमारा
एक तरह से धरोहर है, वो हमें हमारी नस नस में, हमारी संस्कृति में वो बसी हुई हैं चीज़ें। सांस लेना अगर हमने दुनिया को ढंग से सिखाया तो शायद हिंदुस्तान ने सिखाया होगा कि कैसे सांस लेके आप स्वस्थ रह सकते हो। तो वो सब चीज़ें अगर आप देखो तो जो मेगा स्पिरिचुअल सर्किट्स बने हैं, चाहे वो अयोध्या हो, उज्जैन हो, आपका काशी हो, तो वहाँ पर जो भीड़ इस समय आ रही है, और प्लस अगर आप देखो कि 2015 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, 2024 21 दिसंबर यूनेस्को ने इंडिया का प्रस्ताव लेके जो है वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ऋषिकेश आप देखो योगा मेडिटेशन थ्रू या एग्जैक्टली। तो आप जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा यूएसपी है। अभी लास्ट 10 सालों में 13,900 करोड़ रुपया खर्च किया गया है हमारे डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के लिए, है ना। जो हमारे ऑलरेडी डेस्टिनेशन, देखो हमारी 5,000 साल की हमारी धरोहर है, हमारी सिविलाइजेशनल कंट्री हैं हम, उसमें जो स्मारक बने, जो मंदिर बने, जो मॉन्यूमेंट्स बने, उनको देखने के लिए आज भी विश्व भर से लोग आते हैं। 44 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज है हमारी। अभी रिसेंटली जो है, जो ICH का प्रोग्राम रेड फोर्ट में हुआ था, जो ITDC ने जिसमें करने में सहयोग किया, जिसका कल्चरल मंत्रालय को, वहाँ पर दिवाली जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में इंस्क्राइब्ड हुई। उससे पहले हमें पता है दुर्गा पूजा, उससे पहले गरबा है, कई और हमारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो उसका पार्ट बने। तो लोग इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आते हैं। जो हमारी विभिन्न डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो प्रसाद 1-2 हो, स्वदेश दर्शन हो, प्रसाद 1-2 हो, हमारी चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट हो हमारे, चाहे वो सास्की का पैसा हो जो हमें फाइनेंस मंत्रालय से मिला है, चाहे वो अका हो, असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज हो, जिसमें ASI मॉन्यूमेंट्स में हम इल्यूमिनेशन SEL का काम करते हैं। इन सब स्कीमों से जो आम जन, देखो टूरिज्म चलता है परसेप्शन पे, है ना, कि आपका कंट्री के बारे में कैसा परसेप्शन है। तो जो क्लीनलीनेस है, जो सिक्योरिटी है, जो एक्सेसिबिलिटी है, वो ये सारा पैसा इन मॉन्यूमेंट्स में आज के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा पॉपुलेशन जेरियाट्रिक पॉपुलेशन भी है ना, वो भी ये मॉन्यूमेंट्स देखने आता है। वो कैसे जो है व्हील चेयर बाउंड पर्सन उसको देख ले, कैसे ब्रेल वाला पर्सन उसको समझ ले, है ना, उन सब के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि डेस्टिनेशन मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो सके, ताकि इतनी भी भीड़ ना हो कि कोई तसल्ली से देखना चाहे तो वो देख ना सके, और इतने भी कम लोग ना हो कि हमें लगे कि वो मॉन्यूमेंट हमारा अंडर यूटिलाइज्ड है ना। फिर ऑनलाइन टिकटिंग करी गई है, ASI ने बल्क मॉन्यूमेंट्स में ऑनलाइन टिकटिंग करी है। उसी तरह से स्टेट्स भी इसमें काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अभी जो है सब स्टेट्स को कहा है कि आप कम से कम हमारे पूरे देश में 50 ग्लोबल डेस्टिनेशंस बनाइए, और 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन, कम से कम एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बड़े लेवल का जो है हर स्टेट में बनाए। तो सब स्टेट्स इस पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में जो है इंडिया, देखो हम इसको एक डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं। जो बाहर वाले लोग हैं, जो इस इकोसिस्टम, इस इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इंडिया को एज मार्केट भी देखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही फेवरेबल डेमोग्राफिक्स हैं। एक ही कंट्री में आप 1.4 मिलियन लोगों को एक्सेस कर सकते हो। जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो भारत की तरफ ही देख रही हैं कि भारतीय आएगा। क्यों आएगा भारतीय? क्योंकि हिंदुस्तान में जो 10 सालों में काम किया गया है, 240 मिलियन लोगों को मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, जो SDG गोल्स हैं UN के, उनसे ऊपर उठाया गया। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आज उन लोगों के पास भी डिस्पोजेबल इनकम है कि वो गाँव से अयोध्या जा सकता है, गांव से काशी जा सकता है, नैनीताल जा सकता है, दिल्ली आ सकता है। और जो लोग पहले से बड़े शहरों में थे, उनकी भी डिस्पोजेबल इनकम्स में फर्क पड़ा है, वो शायद यहाँ से विदेश जा सकते हैं, है ना। तो बहुत सी जो छोटी कंट्रीज हैं वो देख हमारी तरफ ही रही हैं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि लोग हमारी तरफ आए और लोग आ रहे हैं, उस तरह से वो भी ये देख रहे हैं कि भारतीय हमारी तरफ चले तो शायद हमारा थोड़ा जो है टूरिज्म पनप जाए। तो इंडिया इज़ आई थिंक वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि लोग हमारी तरफ आना भी चाहते हैं और लोग हमारे यहाँ से चाहते हैं कि इंडियंस उनके देशों में भी आए। तो इट वर्क्स बोथ वेज, इट इज़ वेरी गुड फॉर अस टूरिज्म। और ITDC मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें जो है पिछले साल यूनाइटेड नेशंस की जो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, पटवा, जो यूनाइटेड नेशंस की पैसिफिक एशिया
टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म राइटर्स एसोसिएशन जो है पटवा, उसने आईटीडीसी को, यूएन टूरिज्म जो बॉडी है, उसने आईटीडीसी को एशिया की बेस्ट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का खिताब दिया है, जिसका अवार्ड हमें 4 मार्च 2026 को मिलेगा बर्लिन के अंदर, आईटीबी बर्लिन में। तो मुझे लगता है कि हमारा रिकॉग्निशन केवल अंदर ही नहीं, बट हमारा रिकॉग्निशन ग्लोबली एटलीस्ट इस बार एशिया में हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे एशिया से यूरोप और ग्लोब में भी हमें उस तरह का खिताब, उस तरह से हमारे रिकॉग्निशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो आईटीडीसी उस कस्प पे है जहां पर हम अपनी लेगेसी को लेवरेज करके नए ज़माने के जो हमारे नए क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी वी कैन बी एट सर्विस टू ऑल ऑफ देम। एक चीज़ जो बेसिक डिफरेंस दिखाई देता है इंडियन टूरिज्म में और बाहर जब जाते हैं, द एक्सपीरियंस कि हमारे यहाँ गाइड्स की ट्रेनिंग या जो क्लीनलीनेस है उसमें थोड़ा सा हाइजीन, उस सब में थोड़ा सा लोगों को इश्यूज होते हैं, जबकि आप विदेश जाइए तो एकदम स्पीक स्पैन, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन। तो ये थोड़ा सा फॉरेनर्स को आने में, देखो आप विदेश में जाते हो, वो इतनी छोटी सी, उनके छोटे छोटे देश हैं उनके पास इतना बड़ा हिंदुस्तान एक कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान एक कॉन्टिनेंट है अपने आप में, है ना। और ऐसा नहीं, आप देखो हमारे वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पर स्पिक एंड स्पैन व्यवस्थाएं हैं, ऐसी बात नहीं है। अजंता अलोरा है, स्पिक एंड स्पैन है, बढ़िया कैंटीन चलती है जिसमें मराठी खाना आपको खिलाया जाता है, जो ऑथेंटिक मराठी फूड है। मतलब आप कहीं किसी और जगह पे खाना नहीं खाओगे जो वहाँ पर खिलाया जाता है, वो आपका एएसआई का मॉन्यूमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे मॉन्यूमेंट, आप ताज देखने जाएं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको अशोक जैसी हॉस्पिटैलिटी अपने ताज रेस्टोरेंट पे देंगे, हम खुद वहाँ पर आपको फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस देते हैं, आप कभी भी जाएं, ऐसी बात नहीं है। नीट एंड क्लीन दोनों चीज़ें हैं, इस तरह के बतेर सारे एक्सपीरियंस है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा मार्केटिंग पे काम करना है ताकि ये हम परसेप्शन जो कंट्रोल है उसको हम कर सकें। और हम ये मानते हैं कि जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट और डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की बात की जा रही है उसमें ये जहाँ पर ये काम नहीं हो पाया है वहाँ पर इसको बेहतर करने में स्टेट्स जो हैं अपनी भूमिका अहम निभा रहे हैं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ये ग्लोबल डेस्टिनेशंस बनेंगे तो उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, सोलो ट्रैवलर्स, है ना, इन सब के बारे में ध्यान रखा जाएगा। जी, जैसे हम टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपने बताया था, लेकिन टेक्नोलॉजी में अभी भी मेरे ख्याल से बहुत काम होना बाकी है। कि अगेन आई एम कोटिंग फॉरेन डेस्टिनेशंस की, आप जाते हैं तो वहाँ पे वो हेडफोन रहता है जिसमें आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एवरीथिंग इज बीइंग इन्फॉर्म्ड इन योर ईयर्स कि आपको क्या ऑन मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, क्या उसकी हिस्ट्री है। हमारे यहाँ वो सब टेक्नोलॉजी अभी कम है, और गाइड्स जो हैं तो वो उनकी ट्रेनिंग नहीं है उस इतनी बेहतर। टूरिज्म जो है ना वो आईटीडीसी कंट्रोल नहीं करता स्टेट में, है ना, क्योंकि आप आईटीडीसी से बात कर रहे हैं। टूरिज्म स्टेट का सब्जेक्ट है ना, या टूरिज्म मंत्रालय देखता है। जो आपने गाइड्स की बात कही, ऐसा नहीं है कि हमारे पास गाइड्स नहीं है, है ना। एएसआई के पास अपने गाइड्स हैं, स्टेट्स के मॉन्यूमेंट्स जो हैं, स्टेट के मॉन्यूमेंट्स के पास स्टेट्स के अपने गाइड्स हैं। एएसआई के ऑलमोस्ट 3,500 मॉन्यूमेंट्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, है ना। तो वो वहाँ पर जो काम होता है, ट्रेनिंग होती है, वो सारे हमारे IITTMs हैं, हमारे 5 IITTMs हैं, हमारे IHMs हैं जो ये सब ट्रेनिंग देते हैं। स्टेट्स भी अपनी ट्रेनिंग देते हैं करने के लिए। बट आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, आपने देखा ही है, भाषिनी देखी है आपने, अनुवादिनी देखी है आपने, ये भारत सरकार ने ही डेवलप की हैं चीज़ें, है ना। इनको हमने G20 में, तो आजकल जो है आपको फिजिकल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। आजकल आपके पास, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, आप ऐप डाउनलोड करिए, QR कोड से आप करिए, गूगल में गूगल ट्रांसलेटर हैं, आपको हमारे भारत सरकार के अगर कोई ट्रांसलेटर्स चाहिए तो अनुवादिनी ले लीजिए या भाषिनी ले लीजिए। आप कहीं भी जाते हैं आपको अपनी केवल विदेशी भाषाओं नहीं, हमारी वर्नैकुलर की भाषाओं की जो श्रृंखला है वो भी बहुत वृहद है। तो अगर आप तमिलनाडु से आते हैं काशी में, तमिल संगम में, तो आप काशी में लिखी हुई चीज़ों को आपने तमिल में पढ़ सकते हैं, वाइस वर्सा। टेक्नोलॉजी में यही काम करने की बहुत ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना प्रबुद्ध है, इतना वास्ट है। इंडिया ने ही सिलिकॉन वैली को बसाया है। और आज आप किसी भी स्टार्टअप कंपनीज को देखिए,
उन सब के पीछे आपको जो है हिंदुस्तानी ही दिखाई देंगे। ये ज़रूरी है कि देखो टेक्नोलॉजी के बारे में भी एक जो विसंगति है वो मैं चेंज करना चाहती हूँ। टेक्नोलॉजी हर ज़माने में थी। एक ज़माने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 जब आया था तो स्टीम इंजन्स की हम बात करते थे। हम आज बहुत बढ़ गए हैं, आज 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वर्जन 4.0 की। तो इसमें आप AI आ गया, AR VR आ गया, मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस आपके आ गए। अभी तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पूरी तरह से कमर्शियल क्षेत्र में आना बाकी है ना। तो जब आप हमारी जैसी संस्था में बात करते हैं तो आप जो कंज्यूमर एंड पे देखते हैं उसके लिए पीछे बहुत सारा एल्गोरिथम काम करता है, और वो एल्गोरिथम जो है इंटीग्रेशन, जिसको हम टेक इंटीग्रेशन कहते हैं, वो आजकल लीगल ड्राफ्टिंग से होता है ना। तो वो काम ITDC कर रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल देने के लिए, आजकल एयरपोर्ट्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उनको संभालती हैं, वो टेक एनेबल्ड होते हैं। कौन सी विदेश की फ्लाइट जो है कितने रुपए में मिलेगी, कौन सा डिस्काउंट होगा, इसके लिए आपके प्लेयर्स हैं मार्केट में, एमेडिस, गैलीलियो, सेबर, इनसे आप टेक इंटीग्रेट करते हो। पेमेंट कैसे होगा, अब आप कोई बैंकों में पेमेंट नहीं करते हो, आप पेमेंट गेटवेज के थ्रू पेमेंट करते हो। आपका बिल डेस्क हो गया, रेजर पे हो गया, पेयू हो गया, अपना UPI भीम हो गया। तो इन सब का इंटीग्रेशन आपकी वेबसाइट्स में, आपके मोबाइल ऐप्स में करना, कौन से एरिया के लोग कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ये टेक एनेबलमेंट बहुत है। और जब हम बात करते हैं टूरिज्म की पर्सनलाइज्ड होने की, तो आपकी सर्च हिस्ट्री में आपको कहाँ जाना, आपको क्या देखना है, तो ये AI का यूज कर सकते हैं। जितना हमारा होटल में डेटा, हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके माध्यम से बुकिंग होती है, हमारे अशोक इवेंट्स में हो, चाहे फ्लाइट की टिकटिंग की बुकिंग हो, तो इनमें जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उनका पैटर्न समझ के, जो AI करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका पैटर्न समझ के हमें कहाँ पर और बिजनेस हम बढ़ा सकते हैं, किस क्षेत्र में, वो AI के माध्यम से वो सब हम यूज कर रहे हैं ताकि हम एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस कर सकें। तो टेक्नोलॉजी का केवल ऑडियो विजुअल एड्स में ही नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, टेक्नोलॉजी हर उसमें टाइम में रहेगी, और नई नई टेक्नोलॉजीज को हम कैसे इंटीग्रेट कर सके, बात वो है। टेक्नोलॉजी तो आपकी आग भी एक समय टेक्नोलॉजी थी जब इन्वेंट हुई थी। पुरान वाला मनुष्य जो है वो रॉ खाना खाता था पत्थरों से। हाँ, तो टेक्नोलॉजी के तो वृहद आयाम रहेंगे, उसके चेहरे बदलते रहेंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ समय पहले पेजर हुआ करता था, 3D प्रिंटिंग हुई करती थी, ड्रोन्स हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी में तो नए नए विविध तरह की नई चीज़ें, न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, न्यू जिसे कहते हैं, वो तो होती रहेंगी। हमें अपने बिजनेस मॉडल्स को, हमें अपने काम करने को तरीके को उस टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें ईज ऑफ बिजनेस करना है। जो लोग हमसे संपर्क में आते हैं वो कैसे घर बैठे क्लिक ऑफ अ बटन पे हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सके, है ना। तो अभी वो सिस्टम नहीं आया जब लोग जो है अपने घर में ही रहेंगे और कहेंगे भाई मेरे कमरे का ऐसा चेंज हो जाए कि लगे कि मैं होटल में रह रहा हूँ और हिलना ना पड़े। थोड़ी फिजिकलिटी अभी बाकी है कि लोग अपने घर से होटल में ट्रैवल करके आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम चेंज हो जाएगा। दूसरा जो हो रहा है, देखो आप आज की तारीख में बड़ी गिग इकोनॉमी की हम बात करते हैं, हमारा जो टाइपोग्राफी है ऑफ टूरिज्म, ऑफ टूरिस्ट, वो भी चेंज हो रहा है। टाइपोग्राफी कैसे चेंज हो रही है हमारी टूरिस्ट की, कि अब कुछ लोग जो हैं वो स्लो टूरिज्म चाहते हैं। आजकल बहुत सारे होटल्स में ऑप्टिमम स्लीप टूरिज्म भी चल रहा है, कि मतलब आपको हम ऐसा सुलाएंगे, है ना, पॉड में सुलाएंगे, ऐसा म्यूजिक उस हर्ट्स पे चला के आपको सुलाएंगे कि आपकी सारी थकान जो है वो दूर हो जाएगी। तो वो स्पेशल रूम्स हैं, स्पेशल लाइटिंग है उसमें। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं आज की तारीख में, है ना। जैसे हमारे होटल में फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए 16 कीज हैं, जहाँ पर आपका बटन भी व्हील चेयर ऊपर नहीं है, नीचे है ना। बाथरूम का भी एक्सेस उसी तरह से है। तो हम कैसे ये सब तरह के जो नई चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं उनको हम, जैसे बहुत सारे होटल्स में वाटर बेड, है ना, आपने चेंज कर दिया कि आइए वाटर बेड पे आप एंजॉय कीजिए, है ना। तो इस तरह की नई नई कॉन्सेप्शंस जो हैं, और लोग बहुत, हमें पता है कि लोग हर चीज़ से चाहे कितनी भी नहीं हो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो हमें कंटिन्यूस रेनोवेशन एंड इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। हाँ, वी हैव टू कीप इवॉल्विंग, और हमें अपना जो ध्यान है वो पल्स पे रखना पड़ेगा कि जो टूरिस्ट टाइपोग्राफी है ना,
उसमें क्या हमें सुनने को मिलना है. सो वी विल हैव टू हैव वेरी बिग लिसनिंग ईयर्स टू फिगर आउट कि मार्केट क्या चाह रहा है ना. वो बहुत एक बड़ी बात है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस इंडस्ट्री की ये है कि अगर आप एक ग्लोबल रूप में इसको देखें तो ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म जो है वो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी का, और एम्प्लॉयमेंट में भी उसका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है. पूरे विश्व में 2025 ख़त्म होने पे 371 मिलियन जॉब्स जो हैं, WTCC कहता है, जो ये पूरा स्टैटिस्टिकल करता है यूएन टूरिज्म के लिए, वो कहता है 371 मिलियन जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड बाय एंड ऑफ 2025, है ना. इंडिया में ऑलमोस्ट 86 मिलियन जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ दिस. आप जानते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी एस्पिरेशनल कंट्री, है ना. माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का विजन है कि इंडिया विल बी a $30 ट्रिलियन इकॉनमी, जिसमें टूरिज्म विल बी a $3 ट्रिलियन इकॉनमी. तो हमारे जो लोकल कटिंग एज लेवल पे लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, महिलाएं हैं, यूथ हैं, MSME इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के लिए, और कुछ स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से पहले उनमें टूरिज्म आता है, जो मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी है उनका. तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए टूरिज्म से बेहतर ट्रैवल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, में इन सबको टूरिज्म इंडस्ट्री मान के चलती हूँ, इस सेक्टर से ज़्यादा बहुत सेक्टर्स में इतना पोटेंशियल नहीं है जितना इस सेक्टर में पोटेंशियल है. और आगे आने वाले टाइम में ये सर्विस सेक्टर का अग्रणी सेक्टर रहेगा, क्योंकि हम चाहे कुछ और करें ना करें, हम अपने ज़िंदगी के लिए ट्रैवल करना कभी नहीं छोड़ेंगे. बिजनेस के लिए ट्रैवल करेंगे, मेडिकल के लिए ट्रैवल करेंगे, काम के लिए ट्रैवल करेंगे. आजकल तो लोग एक नया टूरिज्म ट्रेंड निकला है, डिजिटल नोमैडिज्म, कि लोग जो हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ साल रहते हैं, फिर दूसरी कंट्री चले जाते हैं, उसको देखते हैं, वहीं काम करते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है सबका, लैपटॉप पे ही सारे क्रिएटिव इकोनॉमी के काम हो रहे हैं आजकल. तो लोग इस तरह से, तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, और इंडिया की बहुत अच्छी तैयारी है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमने 2047 के लिए दिया है कि 100 मिलियन पीपल, वी शुड बी इन अ पोजिशन टू क्यूमुलेटिवली वेलकम 100 मिलियन पीपल. बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. देखो, अपना देश था, आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि सब लोग अपना अपना देश भी देखें. बाहर तो देखने जा ही रहे हैं, बट इंडिया में भी इतने सारे हिडन जेम्स छुपे हुए हैं जो हम लोग ने नहीं देखे, और इंडिया को देखने के लिए मुझे लगता है एक उम्र कम पड़ जाएगी. इतनी सारी चीज़ें हैं. मैं भी इतने सालों से घूम रही हूँ, है ना, कभी काम के सिलसिले में, कभी छुट्टी लेके, पर मुझे लगता है आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे इंडिया में देखने के लिए ललायत करता है, और मुझे लगता है कि यार ये मेरा बकेट लिस्ट में है, मुझे देखना है, अभी तक मैंने देखा नहीं है, है ना. तो इंडिया में बहुत मैग्नेट की तरह से एक पोटेंशियल है, जिसको हम लोग सब मिलके, भारत सरकार, ITDC, स्टेट्स, सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे संस्थागत चीज़ें बनाएं ताकि हमें जो है सीमलेसली हम लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस, जो पर्यटक आते हैं देश से, दुनिया से, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हम दे पाने की स्थिति में रहें. अपना जो सबसे फ्लैगशिप हॉस्पिटैलिटी प्लेस है, द अशोका, 70 इयर्स उसके हो चुके हैं. तो व्हाट आर द प्लान्स फॉर द फ्यूचर इसमें और आगे अशोका को डेवलप करने के? बिकॉज इंडिया का, मेरे ख्याल से, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल्स, द अशोका दिल्ली. जब हम बने थे, है ना, अगर आप अशोका से 70 साल पहले देखो, सन 1956 से पहले अगर आप देखो, तो आप देखोगे कि मुश्किल से आपको 1 या 2 होटल ही मिलते थे. मुझे पता है कि भारत का सबसे पहला होटल जो था 1887 में द ग्रेट ईस्ट इंडियन होटल बना था. उसके बाद, हाँ, कोलकाता में, उसके बाद 2-1 होटल बने, एक मुंबई में बना, एक शिमला में बना, दिल्ली में, है ना, इंपीरियल नहीं, हाँ, वो अंग्रेज़ों के टाइम में 1911 में बना. बट इंडिपेंडेंस के बाद हम 550 कमरों का सबसे बड़ा, जो कई दशकों तक मैं कहती हूँ कि इतने कमरों का होटल दिल्ली में नहीं था, है ना. आज भी शायद, मुझे नहीं पता, एरो सिटी में इस तरह का इतना कोई बड़ा होटल है, बिकॉज टुडे वी आर द, इन दिल्ली एटलीस्ट आई कैन से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस कि 550 रूम्स का होटल नहीं है, नहीं है. अब 550 रूम्स में 116 हमारे एग्जीक्यूटिव स्वीट्स हैं. इतने एग्जीक्यूटिव स्वीट्स जो हैं वो किसी होटल में नहीं होंगे. हमारा जो कन्वेंशन हॉल है, जो हमारे शादियों के लिए कन्वेंशन हॉल के लिए जाना जाता है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्निक से बना है
कि वो 16,500 स्क्वायर फीट का जो रूम है वो पिलरलेस है, उसमें एक भी खंबा बीच में नहीं है ना। वो हमारी खूबी है, इसीलिए बहुत सारे लोग 300 350 शादियां हमारे अशोक होटल में उसी जगह पर होती हैं पूरे साल में। पूरे दिल्ली में कोई नहीं है जितना बड़ा इतना कहीं नहीं है। उसके अलावा 90,000 स्क्वायर फीट के हमारे बाहर के गार्डन्स हैं दिल्ली में। इतनी प्रीमियम जगह में, लटियन जोन में इतने बड़े गार्डन्स जो हैं वो केवल बाग बगीचे ही हैं, किसी होटल के खुद के गार्डन्स नहीं हैं। तो जब आप बात करते हो सस्टेनेबिलिटी, हमारा खुद का एक माइक्रो क्लाइमेट है। आप लिली पूल देख लो, ऐश्वर्या गार्डन देख लो, सामने का हमारा गार्डन देखो, आप देखोगे हम चारों तरफ जो हैं वी आर एनवेलप्ड बाय ग्रीन्स, है ना। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत सारे नामी गिरामी होटल्स में नहीं है, सब सीमेंट एंड कंक्रीट है ना। ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस के अलावा। जब आप पिजन होल कंस्ट्रक्शंस में रहते हो चारों तरफ, तो ये अपने आप में एक बड़ी नायाब चीज़ हो जाती है ना। दूसरा आप हमारा देखो, हमारा जो पाथवे है ना, आप जिस गेट से एंटर करते हो, जिस गेट से बाहर निकालते हो, वो भी बिगेस्ट ड्राइववे है हमारा। शादियां करने के लिए, मतलब जो एक होता है ना, एक लग्जरी का जो पैमाना होता है कि आपकी गाड़ी चल के आती है 10-5 मिनट, बाकी होटल्स में तो आप 1 मिनट में, मेरे ख्याल से नैनो सेकंड में मेन गेट से पहुंच जाते हो। तो ये हमारी खूबियां हैं, है ना। प्लस हमारा जो क्विजीन है, अवध की क्विजीन, जो हमारा रेस्टोरेंट है, वो अभी यूनेस्को में आपने देखा है, लखनवी क्विजीन, वही हमारा एक तरह से यूएसपी हमारा हुआ करता था। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों का जो लेगेसी है वो बहुत रिच है। उस लेगेसी में हम ग्लोबल सर्विस स्टैंडर्ड्स, ऑथेंटिक इंडियन सर्विस स्टैंडर्ड्स हमारे क्या हैं, उनके साथ मिला के जो हम बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उसी से हम अशोक की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होगा। जितना रॉयल्टी, रीगल्टी, ये सब चीज़ें अशोक में हैं, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है उसको कहीं पर भी रेप्लिकेट कर पाना। तो आप जिस तरीके से कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं लोगों को, तो उसमें जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से ही होंगे, तो aren't they rivaling Ashoka? See, it is not about rivaling, because ऐसे तो बिजनेस बहुत हैं, है ना। यहाँ पर राइवल्स की बात नहीं होती, यहाँ पर होती है हेल्दी कंपटीशन की बात। ऐसे तो स्टेट्स में भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट हमें कहती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, अ कंपेटिटिव स्पिरिट, है ना। जितनी आपकी स्कीम्स होती हैं, कोई स्टेट अच्छा करता है, कोई स्टेट अच्छा नहीं करता, स्कीम्स वही होती हैं, इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव कि देखो ये सब हो तो हिंदुस्तान की धरती पे ही रहा है ना। अगर अच्छे होटल्स इंडिया में आते हैं तो ये तो फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी बात है। हम भी एक होटल हैं, वो भी एक होटल है, और हम मिलजुल के अगर काम करें तो हिंदुस्तान में हम सब होटल्स जो हैं, क्योंकि इन्वेंट्री, सर आपको अगर आज की तारीख में 2047 का विजन पूरा करना है तो आज हमारे पास 2 मिलियन रूम्स हैं होटल्स में। हमारी भारत सरकार ने कहा है पिछले आई थिंक 2024 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था इंसेंटिवाइजेशन फॉर 1 लाख होम स्टेज, है ना। तो होम स्टेज भी क्यों? क्योंकि लोकल कम्युनिटीज, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, प्लस जो मिसिंग गैप है हमारे होटल इन्वेंट्री में, सप्लाई में, वो हमारे 1 लाख होम स्टेज से कंप्लीट हो सकता है। हम इट इज़ फोरकास्टेड कि अभी जो हमारे 2 मिलियन रूम्स हैं, हमें बाय 2030 वो 4 मिलियन हमें करने हैं, है ना। आप देखो कि पिछले बजट में अनाउंस भी हुआ था कि जहाँ पर ये 50 ग्लोबल डेस्टिनेशंस आएंगे, वहाँ पर अगर होटल आते हैं तो वो होटल जो हैं आपके हार्मोनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगे, जिसका मतलब है कि उनको लोन्स जो हैं वो लॉन्गर टर्म्स पे उनको अवेल होंगे, जिससे उनका ROI बेटर हो पाएगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट उनका और रेट ऑफ रिटर्न उनका बेटर हो पाएगा। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी कंसोलिडेटेड पॉलिसी, बहुत ही अच्छी कंसोलिडेटेड थिंकिंग चल रही है, बिकॉज एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। एसेट्स के साथ एक्सेस टू दोज एसेट्स जो ट्रैवल टूरिज्म है, और फिर अकोमोडेशन, है ना। और इन सब के ऊपर है हमारा कि हम कैसे इन सब चीज़ों के होते हुए एक बेटर नैरेटिव जो है हम
अपने टूरिज्म के बारे में हम ग्लोबल वर्ल्ड को दे पाते हैं। तो थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजी का पुट है, थोड़ा उसमें बिजनेस इनसाइट्स का पुट है, और एक बहुत बड़ा पुट उसमें मार्केटिंग का है। तो इन सब के मिलने से जो है हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अपने यहाँ पर हम उनका स्वागत कर सकते हैं। My last question in this segment is what are the plans for next 5 years for ITDC? अगले 5 साल में देखो कहाँ देखती हैं? हम ITDC को अगर हम देखें तो हमारे जो सारे बिजनेसेस हैं, होटल हमारे उस बिजनेस का एपिसेंटर है ना। क्योंकि हम अपने को वो मानते हैं ना, जब 5 उंगलियां अगर मुट्ठी बन जाएं तो हमारी उस मुट्ठी में 8 SBUs हैं, वो जब एक साथ काम करते हैं। अगर मैं किसी को अपने ही ब्रांड में ट्रैवल करा सकूं, उसकी टिकट बुक कर सकूं, उसी होटल में ठहरा सकूं, तो मुझे एक ही आदमी से कई बिजनेस मिल जाएंगे, है ना। उसका टिकटिंग बिजनेस मिलेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस मिलेगा, उसका हॉस्पिटैलिटी बिजनेस मिलेगा, उसका गैस्ट्रोनॉमी बिजनेस मिलेगा, उसका F&B मिलेगा। अगर टूर्स, गाइड्स और उनको मॉन्यूमेंट्स में ले जाने के लिए कॉन्सियाज सर्विसेज में दे सकूं, उसका वीज़ा मैं कर सकूं, तो इसी होलिस्टिक अप्रोच पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। क्योंकि हमें मौका मिला है कि हम ITDC के 60वें वर्ष और अशोक के 70वें वर्ष में सरकार की और देश की हम सेवा में उस लेगेसी को बढ़ाते हुए रह सकें। तो मुझे लगता है कि आप देखोगे कि किस तरह से इन सभी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स का एक साथ होने से और अच्छा बिजनेस हो सकता है, और जो ऑलरेडी हो रहा है। हमारी बॉटम लाइंस, हमारी टॉप लाइंस, इन सब के मिल के चलने से, जो गवर्नमेंट कहती है ब्रेक द साइलो करने से हमको बहुत, मैं देखती हूँ कि ITDC अभी मिनी रत्ना है ना, एक लिस्टेड PSU है, उसके शेयर्स ओवर द लास्ट 1 ईयर काफ़ी स्टेबल रहे हैं, और उन शेयर्स में पिछले साल से कंपेयर 100 रुपये का इजाफा है। तो जिन लोगों ने ITDC के शेयर्स खरीदे होंगे, उनको विद स्टेबिलिटी जो है प्रॉफिट मिला होगा। तो हम अपने, जिस तरह से हम सरकार, बिकॉज सरकार इज़ द बिगेस्ट शेयर होल्डर, जिस तरह से सरकार को हमने बढ़ चढ़ के डिविडेंड दिया है, उसी तरह से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको भी हमने मुनाफा दिया है, वो स्टेबिलिटी दी है, वो पर कैपिटा प्रॉस्पेरिटी दी है। प्लस जो भी पूरे ग्लोब में जो आयाम चल रहे हैं टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी के, सस्टेनेबल ट्रैवल के, सस्टेनेबल स्टे के, वो हम अपने ITDC के ब्रांड में उसको जो है हमारे जो सारे क्लाइंट्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनको प्रोवाइड करने का हम प्रयास सतत करते रहेंगे। क्योंकि ये तो ऐसी इंडस्ट्री है जो ऑनगोइंग है। आज अच्छा कर लिया होने से कोई मतलब नहीं है, हमें रोज अच्छा करते रहना है, और कल से बेटर कल को हमको करके देना है। मैम, आपसे बात करके मुझे लग ही नहीं रहा कि आई एम टॉकिंग टू हेड ऑफ अ PSU, लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू अ CEO ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो अगर आप बिजनेस करने उतरे हैं तो बिजनेस वैसे ही करिए जैसे बिजनेस होता है, चाहे आप सरकार में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस की तरह से करेंगे, तभी हमारे PSUs प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you for talking to Indian Masterminds, ma'am. It was invigorating discussion, and for more such discussions and videos, please keep watching Indian Masterminds. Thank you.